आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। अब भारत के संविधान जानना क्यों ज़रूरी हो गया इसमें, वो इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि भारत का संविधान बताता है कि आप जो टैक्स लगा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो टैक्स क्यों कब लगा सकती है, वो जो पावर है वो आपको संविधान देता है। तो संविधान ने जो पावर दिए है तभी आप टैक्स लगा सकते हैं। तो कुछ जगह पर ऐसा था कि संविधान में ऐसे पावर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पावर नहीं थे, तो उसकी वजह से संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ा। तो आज पढ़ते हैं हम इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। तो इंडिया हैज़ अ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में जो है वो 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से बनता है। द पावर टू लेवी टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी पावर दिए हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग 3 टायर्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. It consists of a preamble, 25 parts containing 448 articles and 12 schedule. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा होता है हमारे यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीमेबल, इसमें 25 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल्स है। हमको सारे नहीं पढ़ना है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो हमको केवल पढ़ना है, और क्या क्या अमेंडमेंट हुए वो पढ़ना है हमको। द पावर टू लेवी and collect taxes whether direct or indirect emerges from the constitution of India. आप कलेक्ट कर सकते हो कोई भी पावर, कोई भी टैक्स या पावर कुछ लगा सकते हो लेवी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हो तो लगा सकते हो। इन केस एनी टैक्स लॉ बी इट एन एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन और ऑर्डर इज नॉट conformity with constitution is called ultra virus. The constitution is illegal and void. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ नहीं है और आपने ऐसा कोई टैक्स चार्ज कर लिया है तो वो इलीगल होगा और वॉइड होगा। तो हम यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू टैक्सेशन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोरबिड्स आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ टैक्स. इट स्टेट्स नो टैक्स शेल बी लिवाइड आर कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स द टैक्स प्रपोज टू बी लिवाइड must be within legislature competence of the legislature imposing the tax. आर्टिकल 265 बोलता है कि आप मनमानी कोई सा भी कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते हो आप या कलेक्ट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अथॉरिटी अगर लॉ की है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हो. अब पढ़ते हैं आर्टिकल 245. पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉ इज कन्फर्म ऑन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर बाय ऑफ अ स्टेट बाय आर्टिकल 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द सेड आर्टिकल प्रोवाइड्स एन ऑर्डर. आर्टिकल 11 डील्स करता है क्या रिलेशनशिप होगा यूनियन और स्टेट्स में. तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर होल आर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल आर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. तो इसमें जो बताया है वो ये बताया गया है कि पार्लियामेंट जो लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिया की टेरिटरी में या इसके किसी भी पार्ट में लॉ बना सकती है, और स्टेट पूरे स्टेट में या इसके किसी पार्ट के लिए कोई लॉ बना सकती है. एंड नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शेल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन. जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
आउट ऑफ टेरिटरी भी लॉ बना सकती है, वो इनवैलिड नहीं होगा। एक केस लॉ एक कंपनी के बीच में और एक इनकम टैक्स के बीच में, इसके लिए एक पार्लियामेंट में लॉ बनाया था, एक डिसीजन हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट का। उसमें वो कंपनी थी, उसका एक पार्टनरशिप थी इंडिया, तो जो मेन इनकम जनरेट होती थी वो इंडिया से जनरेट होती थी, तो उसको गवर्नमेंट टैक्स करना चाहती थी, तो बाकायदा उस पर टैक्स किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो फेवर में आया था। तो इसका जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट आउट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ऑपरेशन पे टैक्स नहीं कर सकती है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ आर्टिकल 246, इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्स। Whereas Parliament make law for the whole of the India or any part of territory of India, the state may have law may law for the whole or any part of the state। तो जो यूनियन है वो पूरा उसकी टेरिटरी होल ऑफ इंडिया में टैक्स जो है उसके लिए लॉ बना सकती है, और स्टेट जो है वो उसके लिए पार्ट में या पूरी स्टेट के लिए वो लॉ बना सकती है। अब पढ़ते हैं 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में लिस्ट डिवाइडेड है। इट कंटेन्स 3 लिस्ट विच एनुमरेट द मैटर्स अंडर विच यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है अथॉरिटी टू मेक लॉस। जो शेड्यूल है उसमें लिस्ट दी हुई है कि इतने से इतने वाली जो लिस्ट है उसमें यूनियन वाले जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, इस लिस्ट से इतनी लिस्ट पर स्टेट वाले जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर दोनों मिलकर टैक्स लगा सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिवली राइट टू मेक लॉस। यूनियन लिस्ट है उसके अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्सक्लूसिव उस पर लॉ बनाएगा। स्टेट का लिस्ट है उसके अंदर एक्सक्लूसिवली केवल स्टेट के पास पावर्स है कि उसके ऊपर जो स्टेट है वो लॉ बना सकता है। एक कॉन्करेंट लिस्ट है, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉस। इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉस बना सकते हैं। अब जो था इसके अंदर तो बट ये जो लिस्ट थी काफ़ी पुरानी थी। लाइक सर्विस टैक्स जो था उस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता था, उस पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था। तो इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट का ज़रूरत था। जो स्टेट में सेल्स होता था उस पर केवल वेट लगता था, केवल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, उस पर सेंट्रल का कोई अधिकार नहीं था। तो इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। द पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which was introduced by the Constitution 101 Amendment Act 2016. Before discussing the significant provisions of the Constitution, let us first understand why there arose a need for constitutional amendment. तो क्या क्या नीड थी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। The constitutional provisions hereto has delineated where separate powers for the central and the states to impose various taxes, where the central levy excise duty on all goods produced or manufactured in India, the state levy value added tax once the goods enter the stream of trade upon completion of manufacture। तो हम जो पहले देख रहे थे उसमें कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगता था वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, उसके बाद जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना, दो सेंट्रल हैड पावर टू लेवी अ टैक्स। पहले यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कोई माल बेचते थे तो उसमें CST लगता था 2% से, तो वो उसका जो पावर था कलेक्ट करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड एंड रिटेन इंटायरली बाय द स्टेट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स स्टार्ट। बट जो इसका टैक्स कलेक्ट होता था इंटायरली वो स्टेट के द्वारा कलेक्ट होता था। सर्विसेज वेयर एक्सक्लूसिवली टैक्स बाय द सेंट्रल टुगेदर विद एप्लीकेबल सेसेस। जो भी सर्विसेज होती थी उस पर केवल सेंट्रली टैक्स लगाता था। देयर वर
state specified like entry tax, octroi, luxury tax, entertainment tax, lottery, betting tax, local tax levied by पंचायत। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स लगते थे, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, इस पे जो है वो लोकल गवर्नमेंट ही लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट ही इस पे टैक्स लगाती थी। विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री इनटू इंडिया, सेंट्रल लिवाइड बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम टुगेदर विथ एप्लीकेबल सेसेस। कोई भी आपने गुड्स इंपोर्ट किया तो उस पर कस्टम ड्यूटी, उस पर टैक्स लगाती थी। तो अलग अलग जो टैक्स होते थे, कलेक्ट होते थे, वो अलग अलग लिस्ट में शामिल थे। अब इन लिस्ट को मर्ज करना था, इस लिस्ट में कुछ नेसेसरी चेंज करने थे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स कलेक्ट कर सके और स्टेट गवर्नमेंट भी रेस्पेक्टिव जो आइटम्स है उस पर टैक्स कलेक्ट कर सके। Introduction of the GST required amendment in the constitution so as to enable integration of central excise duty, additional duties of custom, state VAT and certain state specific tax and services tax into a comprehensive goods and service tax, and to empower both central and state to levy collect it। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, स्टेट के वेट लगते थे, तो इन सबको मिलाकर एक कंप्रेंसिव एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स करना था ताकि सेंट्रल और गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों इस पर लेवी कर सके और कलेक्ट कर सके। कंसिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज पास। इसके बाद 2016 में पास हुआ। इसमें 20 सेक्शन है। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है 279, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट जीएसटी काउंसिलिंग, was notified on 12 September 2016. Remaining provision were notified with effect from 16 September 2016। तो इसमें जीएसटी की काउंसिलिंग बनाई गई। काउंसिलिंग में जो भी डिसीजन होगा जीएसटी रिलेटेड, जो भी डिसीजन हो गया वो काउंसिलिंग डिसाइड करती है। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन हम इसके पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है 246A। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 244, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लास 2, द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन आर बाय सच स्टेट। तो जितनी भी स्टेट है उसके पास पावर है कि वो गुड्स और सर्विस टैक्स पे अपना जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकती है। नाउ सेकंड, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट है, तो उस पर वो अपना टैक्स चार्ज करे, उस पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है। तो दिस आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोर्ट बाय सच स्टेट। सेंट्रल हैज एक्चुअल पावर टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई गुड सर्विसेज। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है वो उसमें एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है, उस पर आप चार्ज कर सकते हैं। मगर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द अफोरसेड प्रोविजन शेल अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिलिंग। यहाँ ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस जो फ्यूल है इसका टर्बाइन फ्यूल, इस पर जीएसटी काउंसलिंग में अभी भी मैटर चल रहा है। जिस दिन से जीएसटी रिकमेंड जो काउंसलिंग अगर रिकमेंड करेगी तब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आर्टिकल 269A, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। आर्टिकल 269A स्टिपुलेट दैट जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ interstate trade or commerce shall be levied or collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between union and state in the manner as may be provided by the Parliament of law on the recommendation of the Goods and Service Tax Council। क्या होता है कि जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता है, तो उस पर होता है आईजीएसटी चार्ज।
तो IGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पार्लियामेंट कलेक्ट करती है, वो किस तरीके से उस स्टेट को उसका भाग मिलेगा और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका भाग मिलेगा, वो जो भी काउंसिल डिसाइड करेगी, जो भी उसका रिकमेंडेशन होगा, उस बेसिस पे उनको दोनों का अपना अपना रेवेन्यू मिल जाएगा। इन एडिशन टू अबाउ, import of goods or services are both into India will also be deemed to be supply of goods or services in the course of interstate commerce। जो भी import कर रहे हैं goods और services इंडिया में import कर रही है, उस पर IGST लगेगा। This will give power to central government to levy IGST on the import of transaction which were earlier subject to countervailing duty under the Custom Tariff Act to 1975। अब जो चेंजेस कर रहे हैं नेसेसरी, उस वजह से अब नाउ जो भी इंपोर्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन, उस पर IGST डिवाइड होगा। इससे पहले काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती थी अंडर कस्टम टेरिफ एक्ट। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज IGST हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ CGST और वाइस वर्सा, सच अमाउंट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया। दिस इज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अगर IGST का जो अमाउंट है आपने CGST के लिए पे कर दिया है, तो वो जो पार्ट आपने यूज़ कर लिया है वो कंसोलिडेटेड फंड नहीं बनेगा। तो ये इससे आपका जो सेंट्रल और स्टेट में रेवेन्यू ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके लिए इसको यूज़ कर लिया है आपने। इसलिए पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ ऑकर्स इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि जो प्रिंसिपल है किस तरीके से इंटर स्टेट सप्लाई में, या जो है वो किस तरीके से गुड्स उसका जो भी है किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करेगा। डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विसेज एंड स्टेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 366। द टर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स services and state have been defined under respective class article 366 as follows। goods and service tax, इसका definition समझते हैं। means any tax on supply of goods or services are both except tax on supply of the alcoholic liquor for human consumption। Consequently, GST can be levied on supply of all goods services except alcoholic liquor for human consumption। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब जो भी टैक्स आप गुड्स और सर्विसेज पे लगा रहे हो, एक्सेप्ट ये एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगता है, ठीक है। तो जो भी आप टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा रहे हो उसको बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज का मतलब है सिंपल, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स के अलावा है उसको बोलेंगे सर्विसेज। स्टेट जो है उसका जो डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 246 में, 268, 269, 269A में, आर्टिकल 279A में। इसके अंदर यूनियन टेरिटरी एंड विथ लेजिस्लेचर भी इंक्लूड होता है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन क्या है? द टर्म गुड्स हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड अंडर क्लास 12 ऑफ आर्टिकल 366 इन अ इंक्लूसिव मैनर में डेफिनेशन है। गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल। गुड्स जो कॉमन आप मानते हैं कि गुड्स है वो गुड्स होंगे, इसके अलावा जो ऑल मटेरियल्स है कमोडिटीज एंड आर्टिकल है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में शामिल होंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 279A जिसमें जीएसटी काउंसिलिंग की स्थापना की कि जीएसटी काउंसिल क्या होगा। तो जीएसटी काउंसिलिंग वो होता है सारे जो भी जीएसटी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो जीएसटी काउंसिलिंग लेती है। द आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों के लोग बैठे होते हैं, वो फोरम बनाते हैं। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिलिंग केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2016। ये 12 सितंबर से इसके जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुआ। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसलिंग एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन आर एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर आर इट्स मेंबर बिसाइड द यूनियन मिनिस्ट्री
ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज आल्सो इट्स मेंबर। तो इसका जो चेयरमैन होगा कौन होगा वो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी, वो इनके चेयरमैन होंगे। इसके अलावा इसका मिनिस्टर कौन होगा? मिनिस्टर होगा इसका जो सभी लोग जो सॉरी जो सारे स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर है वो आपस में डिसाइड करेंगे कि वो इसके मिनिस्टर होंगे। द फंक्शन ऑफ द काउंसलिंग इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक टैक्स का रेट, एग्जम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। काउंसलिंग जो होगी वो रिकमेंडेशन देगी कि किस तरीके से यूनियन और स्टेट टैक्स लगा सकते हैं, क्या रेट में डिडक्शन दे सकते हैं, क्या एग्जम्पशन दे सकते हैं। It shall recommend the special provisions with respect to special category states. There are 11 category states, namely states of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Special threshold limit for registration, composition, exemption have been recommendation for some all these states. हमने जैसे पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है कि अलग अलग स्टेट्स के लिए इन्होंने अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट की है, तो ये यहीं से हमारी जो रिकमेंडेशंस आई थी काउंसलिंग से। जीएसटी काउंसलिंग शेल आल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी शेल बी लिवाइड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जीएसटी काउंसलिंग ही डिसाइड करेगी कब से, जो हमने प्रोडक्ट्स पढ़े थे कब से, कि पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पीड है, नेचुरल गैस है, उस पर कब से जीएसटी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगा। एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसलिंग इज टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वोट ऑफ द सेंटर हैज अ वेटेड ऑफ 1/3 ऑफ द वोट्स कास्ट एंड वोट्स ऑफ द ऑल स्टेट हैव बीन टुगेदर एज अ वेटेड ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। तो काउंसलिंग में जब भी मीटिंग होगी तो 50% फोरम का होना अनिवार्य है। सबसे पहली बात, जो भी डिसीजन होगा वो 75% के वेटेज में होगा। 75% से ऊपर यदि उसको वोट्स मिलते हैं तो ही वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे इस जो टॉपिक है उसका पूरा हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, और आपका जो नॉलेज है उसको हम रिव्यू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसको हम पूरा पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि यस वाट एवर वी रीड हमको पता है या नहीं, हम इसका आंसर कर सकते नहीं कर सकते। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।